इक्वल होता है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हम कर चुके हैं। लीनियर सम की डायमेंशन होती है कि इन दोनों की डायमेंशन को ऐड करके उसमें से हम इंटरसेक्शन की डायमेंशन को माइनस कर देते हैं। ये हो गया। अब अगर लीनियर सम की जगह डायरेक्ट सम आ जाए, डायरेक्ट सम क्या होता है, इसको वैसे डिनोट करते हैं। डायरेक्ट सम में एक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन सिंगलटन जीरो, कि इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो ही एलिमेंट होता है। डायरेक्ट सम पढ़ा नहीं था, डायरेक्ट सम में इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट होता है। अगर इंटरसेक्शन में एलिमेंट जीरो ही है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन भी जीरो होगी। ठीक है, उसके बेसिस में जीरो एलिमेंट्स होंगे, कोई एलिमेंट नहीं होगा उसके बेसिस में, बिकॉज वी हैव ओनली हियर जीरो। ठीक है, जीरो तो इंडिपेंडेंट होता नहीं, तो बेसिस में तो आएगा नहीं, तो इट मीन्स इसकी डायमेंशन जीरो होगी इंटरसेक्शन की। अगर हम ये डायमेंशन यहाँ पुट कर दें तो डायरेक्ट सम के केस में डायरेक्ट सम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ओनली डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। इसकी जगह जीरो आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास ये रह जाएगा डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट सम के केस में दोनों की डायरेक्ट सम की डायमेंशन होगी डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस? V एक वेक्टर स्पेस है, W इसका सबस्पेस है। ठीक है, इफ V इज इक्वल टू W डायरेक्ट सम W डैश, कि W डैश इज अनदर सबस्पेस ऑफ V सच दैट V इज डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W डैश, कि W में हमने W डैश को ऐड किया, उसका डायरेक्ट सम लिया तो V इक्वल आ गया। इस W डैश को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W। W का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे तुम उसमें सेट थ्योरी में करते थे ना कि एक सेट X है, उसके अंदर एक सेट A है, A डैश उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों की यूनियन से X बन जाता है ना। वही चीज़ है इसमें कि एक W सबस्पेस है, W में हमने W डैश ऐड किया। कैसे ऐड किया कि उन दोनों का डायरेक्ट सम V आ गया। ठीक है, यानी कि एक तो ये प्रॉपर्टी होगी कि इन दोनों की इंटरसेक्शन ज़ीरो होगी और V इन दोनों का लीनियर सम होगा। यही होता है ना डायरेक्ट सम में कि इन दोनों को ऐड किया, V के इक्वल आ गया और इन दोनों में कॉमन सिर्फ ज़ीरो ही है। तो ऐसे सबस्पेस को W डैश को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं इसकी डायमेंशन, कि डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस कैसे निकालेंगे। डायमेंशन तो यही होगी, हमने डायरेक्ट सम की डायमेंशन की है ना। डायरेक्ट सम में क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W प्लस W डैश किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W डैश, है ना। दोनों की डायमेंशन V की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी। अगर हमें V की डायमेंशन गिवन है, W की गिवन है, तो W डैश की निकाल सकते हैं। W डैश की गिवन है, V की गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी दो गिवन है तो हम थर्ड डायमेंशन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट सम की निकाल सकते हो अगर इन दोनों की गिवन है, V की डायमेंशन इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, अगर इसकी गिवन है, V की गिवन है, ये निकाल सकते हो, ये गिवन है, V गिवन है, तो ये निकाल सकते हो। अब हमें प्रूव क्या करना है थ्योरम में कि कोई भी V का सबस्पेस है W तो उसका डायरेक्ट सम एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट डायमेंशनल के केस में। थ्योरम क्या है, एवरी सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। कंडीशन क्या है कि ये W जो है कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल, V भी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल। V सबस्पेस है, V स्पेस है, उसके अंदर एक W सबस्पेस है। आपको क्या निकालना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा। कैसा होगा वो भी हम देखेंगे। इसको फिर एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे कि W गिवन है और W डैश आपको
कैसे निकालना है, इसको ध्यान से देखना। V फाइनाइट डायमेंशनल है, पहले हम मान लेते हैं कि लेट डायमेंशन ऑफ V इज n। W भी फाइनाइट डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशन मान लेते हैं m। ठीक है, दोनों की डायमेंशन सपोज कर ली, इसकी n है, इसकी m है, इसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, इसके बेसिस में m एलिमेंट्स हैं। अब ये जो डायमेंशन m है तो इसका कोई ना कोई बेसिस होगा जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, m। उसको हम ले लेते हैं लेट b w1, w2, wm बी अ बेसिस ऑफ, किसका बेसिस है ये, w का। w का बेसिस हमने एक ले लिया। क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा v में, बोलो। w में लीनियर इंडिपेंडेंट है तो v में भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, यह पहले भी कर चुके हो। b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन v। अब क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके किसका बेसिस बना देंगे, v का। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेट है, एवरी इंडिपेंडेंट सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ v का बेसिस बना सकते हैं इसको। इसमें हम कुछ और एलिमेंट्स डाल के wm+1 से लेके wn तक इसको एक्सटेंड करके किसका बेसिस बनाएंगे, v का। लेट b1 हमने एक्सटेंड किया, उसमें कुछ और एलिमेंट्स डाले, कहाँ तक डालोगे, जितने हमें v के बेसिस में चाहिए, n एलिमेंट्स। ये तो हमें पता ही है m<n होगा, है ना, क्योंकि सब स्पेस की डायमेंशन हमेशा स्पेस की डायमेंशन से कम होती है या इक्वल होती है। हमने क्या किया, जो w के बेसिस के एलिमेंट्स थे उनको तो एज इट इज़ ले लिया, उसमें कुछ और एलिमेंट्स डाल के और v का बेसिस बना लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो न्यू एलिमेंट्स हमने डाले हैं, ये जो एक्सटेंड किया है, इसका एक अलग सेट बना लो, उसको लिख लो b डैश। लेट b डैश इज इक्वल टू wm+1 से लेके wn तक इसमें एलिमेंट्स डाल दिए। यहाँ तक समझ आ गया। पहले हमने w का बेसिस लिया, उसको एक्सटेंड करके v का बेसिस बनाया, जितने हमने और एलिमेंट्स डाले उन सबको एक सेट में डाल दिया। अब एक नया सेट लेते हैं, नया स्पेस लेते हैं। लेट w डैश बी सब स्पेस ऑफ v जनरेटेड बाय b डैश। इस सेट से जनरेटेड स्पैंड एक स्पेस बनाया हमने w डैश, यानी कि w डैश क्या होगा, l b डैश के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है। ये जो न्यू एलिमेंट्स हमने डाले थे, इससे स्पैंड हमने एक स्पेस बनाया w डैश। अब क्या ये b डैश इसका बेसिस भी होगा, बोलो, बेसिस होगा। स्पैन तो ये कर रहा है, क्या बेसिस भी होगा। बेसिस के लिए क्या चाहिए होता है हमें, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का ही सबसेट है, ये तो इंडिपेंडेंट है ही क्योंकि ये तो बेसिस बन गया v का। ये किसका बेसिस है, v का, ठीक है, ये v का बेसिस है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का सबसेट भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इट मीन्स b डैश इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर b डैश इज बेसिस ऑफ w डैश। यानी कि डायमेंशन ऑफ w डैश आप लिख सकते हो n माइनस m एलिमेंट्स है ना, इसमें से n में से हमने m छोड़ दिए, बाकी ले लिए n माइनस m। अब हम प्रूव कर देंगे कि ये जो w डैश है ये इस w का कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है। उसके लिए हमें क्या शो करना होगा, क्या शो करना होगा, वी प्रूव दैट w dash is complementary subspace of w, that is v is direct sum of w and w dash। अगर हम ये प्रूव कर दें तो w dash कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस बन जाएगा। डायमेंशन तो इक्वल है ही कि डायमेंशन w dash किसके इक्वल आ गई, डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w, ठीक है, डायमेंशन तो इक्वल आ गई। बट हमें ये भी तो प्रूव करना है ना कि इन दोनों को ऐड करने से v बन रहा है और इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है जीरो के अलावा। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, दैट इज v इज लीनियर सम ऑफ w एंड w डैश एंड w इंटरसेक्शन w डैश इज सिंगलटन जीरो।
ये दो चीज़ें प्रूव कर देते हैं तो ये डायरेक्ट सम बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर यहाँ तक रिपीट कर रही हूँ कि W आप लेके चल रहे हो, उसका बेसिस लेके चल रहे हो, उस बेसिस में हमने कुछ एलिमेंट्स और डाल के V का बेसिस बना लिया। अब जितने एलिमेंट्स हमने डाले थे उनको अलग कर लिया, उसका एक अलग सेट बना लिया, उससे जनरेटेड एक सबस्पेस ले लिया W डैश, और प्रूव कर देंगे कि V इन दोनों का डायरेक्ट सम है। दो चीज़ें प्रूव करनी है अब आपको। क्या? V इज लीनियर सम ऑफ W एंड W डैश, सेकेंडली इंटरसेक्शन ऑफ W एंड W डैश इज सिंगलटन जीरो। लीनियर सम के लिए हम क्या करेंगे, पहले लीनियर सम प्रूव करते हैं। V का एक एलिमेंट लो, कैपिटल V का, ठीक है। क्या शो करेंगे कि ये जो V का एलिमेंट है वो W प्लस W डैश में है। देखो ये दोनों हैं तो V में ही, W भी है और W डैश भी है, इन दोनों का सम तो है ही V के अंदर, है ना। अगर हम ये शो कर दें V कंटेन्ड इन लीनियर सम तो इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सबस्पेस है V के, दोनों का सम भी V के अंदर होगा। हमें शो करना है कि V का हर एलिमेंट लीनियर सम की फॉर्म में है। V का एक एलिमेंट लिया, अब V का बेसिस क्या था, B1, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, W1 से Wm तक, फिर m+1 से n तक, ये एलिमेंट्स थे ना इसमें। V का कोई भी एलिमेंट लिया उसको हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, यही होता है ना। बेसिस के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में हम इस एलिमेंट को लिख देंगे, यानी कि V इज इक्वल टू A1W1 AMWM AM+1 WM+1 अप टू ANWM। V को हमने ये लिख लिया। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स ये किस में है, W में। इनका कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, W में, यानी कि इसको हमने अलग लिख लिया, ये बिलोंग्स टू W हो गया, ठीक है। ये जो m+1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं ये किस में है, W डैश में, क्योंकि W डैश के बेसिस में है। इनका कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, W डैश में। ये एलिमेंट अलग कर लिया, दिस बिलोंग्स टू W डैश, तो इन दोनों का सम किस में आ जाएगा, W प्लस W डैश में। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W एंड दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W डैश, तो इन दोनों का सम क्या होगा, बिलोंग्स टू W प्लस W डैश। इज इट क्लियर? V का एलिमेंट लिया, किस में आ गया, W प्लस W डैश में, इट मीन्स V इज कंटेन्ड इन W प्लस W डैश। इन दोनों को कंबाइन करो तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू W प्लस W डैश। एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंडली आपको क्या शो करना है कि इंटरसेक्शन ज़ीरो है ना, W इंटरसेक्शन W डैश इज ज़ीरो। उसके लिए आप क्या करोगे, लेट V डैश लेंगे हम, W इंटरसेक्शन W डैश का एलिमेंट, V डैश W में भी है और W डैश में भी है। V डैश बिलोंग्स टू W and V dash belongs to W dash. If V dash belongs to W, then V dash can be written as linear combination of these elements. We can write it as B1 W1 up to BM WM. लिख सकते हैं इसको, क्योंकि W का बेसिस ये है, W का हर एलिमेंट इनके कॉम्बिनेशन में आएगा। ऑल्सो V डैश बिलोंग्स टू W डैश और W डैश का बेसिस ये है, तो V डैश को हम ये भी लिख सकते हैं इनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में भी। ऑल्सो V डैश इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W डैश, बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W डैश। इसके कॉम्बिनेशन में भी आ गया, इसके भी कॉम्बिनेशन में भी आ गया, क्योंकि दोनों में हम कह रहे हैं कि V इसमें भी है, V डैश इसमें भी है। अब ये दोनों है तो V डैश के इक्वल, तो क्या होंगे, आपस में भी इक्वल होंगे। दोनों को इक्वेट कर दो, Bm+1 Wm+1 से Bn Wn, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब क्या करोगे, सबको एक साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस, ये सारा माइनस हो गया, इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस,
दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स W1, W2, Wm, Wm+1 अप टू Wn। ये सारे किस में आ रहे थे? बेसिस ऑफ V। V के बेसिस में तो ये सारे ही आ रहे हैं ना, ये भी है, ये भी है। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर 0 है, बेसिस कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। अगर कॉम्बिनेशन 0 है तो क्या होगा? सारे स्केलर्स 0 है ना। कॉम्बिनेशन 0 है तो स्केलर्स भी 0 होंगे। अगर ये सारे स्केलर 0 हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा किसके इक्वल था? V डैश के। इसका मतलब अगर सारे स्केलर ही 0 है तो V डैश ही क्या हो गया? 0। इधर से देखें, इनको पुट करेंगे तो भी V डैश 0। इट मीन्स जो हमने V डैश इसके इंटरसेक्शन में लिया था वो किसके इक्वल आ गया? 0। ये प्रूव हो गया कि W इंटरसेक्शन W डैश इज सिंगलटन 0। इज इट क्लियर? प्रोसीजर समझ आया? पहले W का बेसिस लेना है, उसको एक्सटेंड करके V का बेसिस बनाना है। जो एक्सटेंशन में एलिमेंट्स आए थे उनसे जनरेटेड एक सबस्पेस बनाना है, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W। इसी का एग्जाम्पल और कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे। लास्ट एग्जाम्पल है आपका कि W का बेसिस गिवन है या स्पैनिंग सेट गिवन होगा, बेसिस बनाएंगे, उससे W डैश का बेसिस बनाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबस्पेस W जनरेटेड बाय 1 0 1 एंड 1 2 3। एक ये है, देखो यही है ना, हाँ जी। W is generated by this set. Suppose this is B. W is generated by B. पहले ये चेक करेंगे क्या ये W का बेसिस भी है। बेसिस के लिए क्या चेक करते हैं? जनरेटेड तो हमें गिवन ही हुआ है, गिवन ही है। जनरेटेड के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए हमने इसको A से किया, A 1 0 1 प्लस B 1 2 3, उसको 0 0 0 पुट किया, A प्लस B 0, 2B 0, A प्लस 3B 0, B 0 आ गया, यहाँ से A 0 आ गया, दोनों 0 आ गए। इट मीन्स दिस सेट इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैनिंग भी हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया। क्या बन गया ये? W का बेसिस। B इज बेसिस ऑफ W। अब आपको क्या करना है, इसमें एक एलिमेंट और डाल के एक नया सेट बनाना है ताकि वो V का बेसिस बन जाए। V इज इक्वल टू R3। R3 में हमें कितने एलिमेंट चाहिए? बेसिस में 3, 2 तो ऑलरेडी है। हमें कहाँ तक ले जाना होता है? V की डायमेंशन तक। V की डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन 2 है, तो इसमें एक और डालना पड़ेगा। अब वो जो एक एलिमेंट डालना है वो आप स्टैंडर्ड बेसिस में से कोई भी ले सकते हो। जैसे ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है ना, इन तीनों में से आप एक एलिमेंट डाल के देखोगे, अगर वो फिर भी इंडिपेंडेंट रहता है तो ये बेसिस बन जाएगा। ठीक है, आप ये डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, ये नहीं डालना, ये वाला, हाँ ये डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, इसमें ये भी डाल सकते हो। कोई भी एक एलिमेंट हम डाल के देखेंगे, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट चेक करना है, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है इसके बेसिस में। 3 अगर एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो वही बेसिस हो जाएगा। उसके लिए फिर स्पैनिंग प्रूव करने की जरूरत नहीं। ये आपको बताया था ना कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस हमें पता हो तो सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी है, या तो स्पैनिंग या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो जाता है तो बेसिस बन जाएगा। तो आपके पास एक और सेट आएगा, सपोज हमने ये डाल दिया, इसको चेक किया तो वो इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, देखो आ जाएगा ना, A प्लस B 2B, A प्लस 3B प्लस C, ये 0 आ गया। यहाँ से B 0 आया, B को पुट किया, A 0 आया, A भी दोनों 0 पुट किया, C 0 आ गया। इस एलिमेंट को डालने से ये सेट इंडिपेंडेंट बन गया, ये V का बेसिस हो गया।
अब देखो कितने एलिमेंट्स हमने और डाले हैं, ओनली 1। इस एलिमेंट को अलग कर लो और एक सेट बना लो बी डैश, इससे जनरेटेड एक सेट बनाओ बी डैश से डब्ल्यू डैश। क्या ये इंडिपेंडेंट भी है? इंडिपेंडेंट तो होता ही है, सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट होगा। इससे स्पैनिंग ये हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो ये बेसिस हो गया डब्ल्यू डैश का। डब्ल्यू डैश का बेसिस आ गया, इट मीन्स डब्ल्यू डैश जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। बस ये प्रूव करना है आपको। क्लियर? समझ आ गई ये चीज़? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब 2-3 एग्जाम्पल है, उसमें हमें लीनियर सम की डायमेंशन निकालनी है या डायरेक्ट सम की डायमेंशन निकालनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस। W1 एंड W2 आर जनरेटेड बाय एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें 1 0। W1 इज जनरेटेड बाय 1 0 -1 1 2 3, यही है ना, 2 1 3। W1 जो है इन दो एलिमेंट से जनरेटेड है, ठीक है। W2 कैसा है? उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, -1 2 2, नेक्स्ट क्या है 2 2 -1 3 0 -3 2 -1 2। अब W1 की डायमेंशन क्या हो सकती है? अगर हमें स्पैनिंग सेट दिया हो तो डायमेंशन स्पैनिंग सेट से कम होती है या ज़्यादा होती है? कम होती है। यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगी या 2 से कम होगी, और 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, है ना। अगर हमें ज़्यादा गिवन है तो उसकी डायमेंशन 4 से हम रिड्यूस 4 में हम क्या दिया हुआ, ये भी स्पैनिंग सेट है ना, इंडिपेंडेंट हो तो हम उसमें कर सकते हैं। 4 से भी कम होगी, 2 से, इसकी 2 से कम होगी। अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, आप चेक करोगे, इफ़ दिस सेट इज इंडिपेंडेंट देन दिस इज बेसिस ऑफ W1, यही बेसिस बन जाएगा। हमें कुछ और इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हो। अगर 2 ही एलिमेंट्स हो, एक अगर दूसरे का मल्टीपल है तो डिपेंडेंट होगा, नहीं तो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट ही आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट आ गया, यही बेसिस बन गया W1 का, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 आ गई आपके पास 2। अब डायमेंशन ऑफ W2 निकालते हैं। W2 के लिए इसमें से हमें कुछ एलिमेंट्स कम करने हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का मल्टीपल लग रहा है फिर तो उसको निकाल लो। अब इसमें कोई एलिमेंट मल्टीपल में तो नहीं आ रहा, कोई भी एक एलिमेंट छोड़ के देख लो, फर्स्ट वाले को हम छोड़ देते हैं। अगर बाकी 3 एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो यही बेसिस बन जाएगा। अगर ये नहीं आता तो इसको छोड़ दो, इसको ले लो, फिर नेक्स्ट 3 करके देखो। इस टाइप से आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट आ जाते हैं वो बेसिस बन जाएंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स अगर इंडिपेंडेंट आ जाते हैं तो डायमेंशन W2 3 हो जाएगा। अब V की डायमेंशन भी 3 है क्योंकि 3 डायमेंशन वेक्टर्स हैं। इसका मतलब V W2 के इक्वल हो गया। ये भी पढ़ा था ना, अगर सबस्पेस की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन के इक्वल आ जाती है तो वो इक्वल ही हो जाता है, तो V W2 के इक्वल हो गया। अब इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? W2 पूरा V है, W1 और W2 की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? W1 ही रहेगी, छोटा सेट ही होगा। W2 तो पूरा V के इक्वल आ गया, ये W1 है, तो इंटरसेक्शन में तो W1 ही बचेगा ना। इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या होगी? जो W1 की डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालना क्या था आपको? डायमेंशन ऑफ W1 निकालनी है, W2 निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालनी है और प्लस की निकालनी है। प्लस की निकालने के लिए हम क्या